माधवी एक बेहद शांत, संस्कारी और आत्मनिर्भर महिला थी। उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार के विवेक से हुई थी। माधवी के माता पिता का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पाई जोड़कर शहर के मुख्य बाजार में एक बड़ी दुकान माधवी के नाम वसीयत कर दी थी, ताकि उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहे। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो बहुत अच्छे बीते, लेकिन जैसे ही ससुराल वालों को बाजार वाली दुकान की असली कीमत का अंदाज़ा हुआ, उनके रंग बदलने लगे। एक दिन सुबह की चाय पर सास सुभद्रा देवी ने बात छेड़ी, बहू विवेक कब से सोच रहा है कि वह नौकरी छोड़कर अपना कोई बड़ा बिजनेस शुरू करे। अब तुम तो घर संभालती हो, वो बाजार वाली दुकान खाली पड़ी है, क्यों ना उसे बेचकर विवेक के बिजनेस में पैसा लगा दिया जाए। आखिर पति की तरक्की में ही पत्नी की भलाई है। माधवी ने विनम्रता से कहा, माँ जी, वह दुकान मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसे कभी न बेचूं। हाँ, अगर विवेक जी चाहें तो उसी दुकान में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं खुशी खुशी दुकान उनके नाम ट्रांसफ़र किए बिना उन्हें इस्तेमाल करने दे दूंगी। माधवी का यह फैसला विवेक और उसके छोटे भाई सुमित को रास नहीं आया। वे दुकान को बेचकर मोटी रकम हाथ में चाहते थे, न कि वहाँ मेहनत करके बिजनेस चलाना। धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण होने लगा। विवेक ने माधवी से सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया। सुभद्रा देवी हर बात पर ताना मारती। कैसी पत्नी है जो पति के भविष्य से ज़्यादा एक निर्जीव दुकान को अहमियत देती है। हद तो तब हो गई जब देवर सुमित ने एक वकील दोस्त के साथ मिलकर फर्जी कागजात तैयार करवाने की कोशिश की, ताकि माधवी के जाली दस्तखत कराकर दुकान किसी बिल्डर को बेची जा सके। एक दोपहर माधवी अलमारी में कपड़े रख रही थी, तभी उसे सुमित और विवेक की बातचीत सुनाई दी। सुमित कह रहा था, भैया भाभी से सीधे सीधे दस्तखत करवाना मुश्किल है। हम उन्हें धोखे से किसी प्रॉपर्टी के पेपर बताकर साइन करवा लेते हैं। एक बार दुकान बिक गई, फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगी। यह सुनकर माधवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पति को वह अपना सर्वस्व मानती थी, वह उसके साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहा था। माधवी रोई नहीं, बल्कि उसने हिम्मत से काम लिया। वह तुरंत अपनी सहेली, जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थी, उसके पास गई और पूरी बात बताई। सहेली की सलाह पर माधवी ने उस दुकान के बाहर और घर के अंदर अपने कमरे में छुपाकर छोटे कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगवा दिए। अगले ही दिन विवेक एक फ़ाइल लेकर आया और बोला, माधवी, ये इंश्योरेंस के पेपर हैं, इस पर यहाँ साइन कर दो। माधवी ने फाइल देखी। वह वास्तव में दुकान बेचने की पावर ऑफ अटॉर्नी थी। माधवी ने ठंडे लहजे में कहा, विवेक जी, यह इंश्योरेंस के पेपर नहीं हैं। मुझे अपनी आँखों पर और अपने बाबूजी के दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। और हाँ, कमरे के कोने में लगा वो कैमरा देख रहा है। आपकी और सुमित की सारी साजिश इसमें और मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर अब किसी ने भी मेरी दुकान या मेरे स्वाभिमान पर हाथ डालने की कोशिश की, तो यह सबूत सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। विवेक और सुमित का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। सुभद्रा देवी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लालच का जो पर्दा उनकी आँखों पर पड़ा था, वह कानून के डर से झटके में हट गया।
इस घटना के बाद घर में बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। माधवी ने अपना खाना अलग बनाना शुरू कर दिया। वह उसी घर में रहती थी, लेकिन एक अजनबी की तरह। विवेक और सुमित अपनी बेइज्जती और डर के कारण उसे नजरें नहीं मिला पाते थे। करीब 2 महीने बाद सुमित का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वह रात को बाइक से आ रहा था और एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। सुमित को शहर के सबसे महंगे प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया। अस्पताल वालों ने तुरंत ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए जमा करने को कहा। विवेक की नौकरी छूट चुकी थी और सुभद्रा देवी के पास जितनी जमा पूंजी थी वह सब सुमित के इलाज की शुरुआती दवाओं में खर्च हो गई। रात के 2 बज रहे थे। कोई भी रिश्तेदार इतनी बड़ी रकम तुरंत देने को तैयार नहीं था। विवेक अस्पताल के कॉरिडोर में सिर पकड़कर रो रहा था। अगर सुबह तक पैसे नहीं मिले तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैं अपने भाई को खो दूंगा। तभी वहाँ माधवी पहुँची। उसने बिना एक शब्द बोले काउंटर पर अपना क्रेडिट कार्ड और कुछ कैश रख दिया। उसने अपनी गहने बेचकर और अपनी बचत के पूरे 5 लाख का इंतजाम कर दिया था। विवेक ने हैरान होकर माधवी की तरफ देखा और रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए। माधवी, हम तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हैं। तुम्हारी ज़मीन जायदाद छीनना चाहते थे और तुम हमारी मदद कर रही हो। हमें माफ़ कर दो, हम इस लायक भी नहीं हैं। माधवी ने विवेक को उठाया और कहा, विवेक जी, लालच ने आपकी आंखें बंद कर दी थी, लेकिन मेरी आंखें खुली हैं। धन दौलत आती जाती रहती है, लेकिन किसी की जान बचाना और परिवार का फर्ज निभाना मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है। मैं दुकान नहीं बेच सकती थी क्योंकि वह मेरे पिता की निशानी है, लेकिन मैं इंसानियत नहीं भूल सकती। सुमित का ऑपरेशन सफल रहा और वह ठीक होकर घर लौट आया। अस्पताल से लौटने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुभद्रा देवी ने माधवी को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, बहू बेटी न बन पाने की गलती हमारी थी, पर तुमने जो बड़प्पन दिखाया है उसने हमें सुधार दिया। आज से इस घर की चाबी और लाज सब तुम्हारे हाथ में है। विवेक ने भी माधवी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, अब मैं तुम्हारी उसी दुकान में छोटी सी शुरुआत करूँगा, लेकिन मेहनत से, तुम्हारे आशीर्वाद से। माधवी ने मुस्कुराकर अपने माता पिता की तस्वीर की तरफ देखा। आज उसने न सिर्फ अपने पिता की निशानी बचाई थी, बल्कि अपने ससुराल को लालच के दलदल से निकालकर एक सच्चा परिवार बना दिया था। ससुराल वालों का हृदय परिवर्तन हो चुका था और घर में सुख शांति लौट आई थी, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वह हर रिश्ते की एक आखिरी और सबसे बड़ी परख जरूर लेता है। अस्पताल की उस घटना को बीते हुए करीब 2 साल हो चुके थे। विवेक अब माधवी की उसी बाजार वाली दुकान में एक कपड़ों का शोरूम चला रहा था। माधवी दुकान के काम में हाथ तो बटाती थी, लेकिन मालिकियत आज भी पूरी तरह उसी के नाम थी। सुमित भी अब सुधर चुका था और विवेक के साथ दुकान पर बैठता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन विवेक के चेहरे पर फिर से वही पुरानी चिंता और उदासी लौट आई जो 2 साल पहले दिखा करती थी। वह कई दिनों तक घर में गुमसुम रहने लगा। माधवी ने कई बार पूछना चाहा, लेकिन विवेक बात टाल जाता।
एक रात जब विवेक लॉबी में बैठकर सिर पकड़े हुआ था तो माधवी उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, विवेक जी, 2 साल पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने सोचा था कि अब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। आपकी यह खामोशी मुझे डरा रही है। क्या बात है, मुझे बताइए। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसने माधवी का हाथ थाम कर कहा, माधवी, मैं तुम्हें फिर से किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। सच यह है कि जिस बड़े सप्लायर से हमने शोरूम के लिए लाखों का माल उधार लिया था उसने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। उसने नकली कपड़े सप्लाई किए और जब हमने माल वापस करना चाहा तो उसने हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के जाली कागजात दिखाकर कोर्ट का नोटिस भेज दिया है। अगर अगले 1 हफ्ते में हमने उसे 25 लाख रुपए का खजाना नहीं दिया तो हमारी दुकान सील हो जाएगी और मुझे जेल भी हो सकती है। यह बात जब घर में फैली तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सुभद्रा देवी रोने लगी। हे भगवान, अभी तो सब कुछ ठीक हुआ था, अब ये कौन सी मुसीबत आ गई। 25 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे। तभी सुमित ने डरते डरते माधवी की तरफ देखा और फिर सिर झुका लिया। उसके मन में क्या चल रहा था, माधवी भांप गई। माधवी ने सुमित से कहा, सुमित, तुम कुछ कहना चाहते हो? डरो मत, कहो। सुमित ने हाथ जोड़कर कहा, भाभी, मुझे माफ़ करना, मैं आज भी उसी दुकान के बारे में सोच रहा हूँ। अगर हम उस दुकान को अब बेच दें तो भैया जेल जाने से बच जाएंगे और कर्ज भी उतर जाएगा। लेकिन इस बार मैं लालच में नहीं कह रहा भाभी, भैया की ज़िंदगी का सवाल है। सुभद्रा देवी ने तुरंत सुमित को डांटा, चुप कर सुमित, उस दुकान का नाम भी मत लेना। उसी दुकान के लालच ने पहले हमारा परिवार तोड़ने की नौबत ला दी थी। बहू अपनी दुकान नहीं बेचेगी, चाहे विवेक को जेल ही क्यों न जाना पड़े। हम माधवी के मायके की निशानी पर फिर से नज़र नहीं डालेंगे। विवेक ने भी माँ की बात का समर्थन किया। हाँ माधवी, माँ ठीक कह रही है, मैं दिवालिया घोषित होने को तैयार हूँ, पर तुम्हारी दुकान को हाथ नहीं लगाने दूंगा। अपने परिवार के मुंह से ये बातें सुनकर माधवी की आंखों में गर्व और संतोष के आंसू आ गए। उसने देख लिया था कि आज उसका परिवार सच में बदल चुका है। अब उनके मन में दुकान के प्रति लालच नहीं बल्कि माधवी के लिए सम्मान था। माधवी मुस्कुराई और कमरे के अंदर जाकर अलमारी से एक लिफाफा ले आई। उसने वह लिफाफा विवेक के हाथ में थमा दिया। विवेक ने लिफाफा खोला तो चौंक गया। उसमें दुकान बेचने के कागज़ नहीं थे बल्कि दुकान को बैंक में गिरवी रखकर 30 लाख का बिजनेस लोन पास होने के पेपर्स थे। माधवी ने विवेक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, विवेक जी, जब परिवार अपना हो जाता है तो उसकी मुश्किलें भी अपनी हो जाती हैं। 2 साल पहले आप मेरी दुकान को मुझसे छीनना चाहते थे, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे बचाया। लेकिन आज आप मेरे स्वाभिमान की खातिर खुद को बर्बाद करने को तैयार हैं, तो मैं अपने परिवार को कैसे डूबने दे सकती हूँ। विवेक ने हैरान होकर कहा, लेकिन माधवी, अगर हम लोन की किस्तें नहीं चुका पाएँ तो बैंक दुकान जब्त कर लेगा, तुम्हारे बाबूजी की निशानी चली जाएगी। माधवी ने दृढ़ता से कहा, मुझे अपने पिता के संस्कारों पर और आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। दुकान बिकी नहीं है, सिर्फ गिरवी रखी है। हम सब मिलकर रात दिन मेहनत करेंगे और इस संकट से बाहर निकलेंगे। माधवी के इस कदम ने पूरे परिवार में
एक नई ऊर्जा भर दी। अगले ही दिन वकील के जरिए उस धोखेबाज सप्लायर को कानूनी जवाब भेजा गया। बैंक से मिले पैसों से उसका निपटारा किया गया। अब विवेक, सुमित और खुद माधवी तीनों मिलकर सुबह से रात तक शोरूम में पसीना बहाने लगे। माधवी ने अपनी सूझबूझ से कपड़ों के नए डिजाइन और मार्केटिंग की कमान संभाली, जिससे दुकान की बिक्री पहले से दोगुनी हो गई। मात्र 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बैंक का पूरा कर्ज चुका दिया और दुकान के कागजात सम्मान के साथ बैंक से वापस छुड़ा लिए। जिस दिन दुकान के असली कागज वापस घर आए, सुभद्रा देवी ने सबसे पहले माधवी की आरती उतारी। विवेक ने सबके सामने माधवी से कहा, माधवी, आज इस दुकान की असली मालिक सिर्फ कागजों पर तुम नहीं हो, बल्कि हमारे दिलों पर भी तुम्हारा ही राज है। तुमने हमें सिर्फ लालच नहीं बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जब नीयत साफ हो और परिवार एक साथ खड़ा हो तो हर हारी हुई बाजी जीती जा सकती है। माधवी ने आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा, मानो अपने स्वर्गीय माता पिता से कह रही हो, बाबूजी, आपकी बेटी ने आपकी दुकान भी बचा ली और अपने परिवार को रिश्तों की असली परख में पास भी करवा दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहे।